मेरी नींद की कहानी। अरे, मैं मिही हूँ और मैंने छात्रों तक पहुँचने और नींद के बारे में संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह ब्लॉग है। मुझे उम्मीद है कि मैं इसमें कुछ गंभीर पोस्ट, कुछ मज़ेदार और कुछ बेहद निजी पोस्ट भी शामिल करूंगी, नींद से जुड़े अलग अलग विषयों और अनुभवों को मिलाकर। उम्मीद है कि लोगों के पास इस चीज के बारे में साझा करने और सीखने के लिए एक मंच होगा जिसे हम नींद कहते हैं। सबसे पहले, मैं अपनी नींद की कहानी साझा करना चाहता हूँ। यही कारण है कि मैं यहाँ स्वास्थ्य और कल्याण में काम कर रहा हूँ और यही कारण है कि मैं कॉलेज परिसरों में नींद की शिक्षा की वकालत कर रहा हूँ। यह एक कठिन और उलझी हुई कहानी है जिसमें अभी भी विकास की बहुत गुंजाइश है। भविष्य में मुझे उम्मीद है कि मैं आपकी नींद की कहानियां यहाँ साझा करूंगा, ताकि छात्र समझ सके कि नींद की चिंता से अकेले नहीं निपटना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मेरी कहानी पहला कदम हो सकती है। मेरी नींद की कहानी। मेरे माता पिता कहते हैं कि मैं किसी भी अन्य बच्चे से बेहतर सोता था। जब मैं 5, 6, 7, 8 साल का था, तो मैं कार में, सोफे पर और भी बहुत कुछ सोता था। रात को मुझे बिस्तर पर लाने में बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता था, जो कि एक छोटे बच्चे के लिए बहुत कुछ कहता है। माना कि मैंने एक समय पर सुबह 3 बजे उठने और अपनी माँ के सिर पर किताब पटकने की आदत विकसित की थी, ताकि वह मुझे पढ़कर सुनाए। लेकिन ज्यादातर समय मेरी नींद अच्छी होती थी। हालांकि 12 साल की उम्र के आसपास कुछ बदल गया। शायद ये यौवन था, सभी उग्र हार्मोन। मुझे हमेशा लगता था कि यह मेरी चिंता के साथ मेरे शुरुआती अनुभवों के कारण हो सकता है। वैसे भी उस गर्मी में मैं मुश्किल से सो पाता था। इसका मतलब है कि मैं रात में शायद 2 to 3 घंटे सो पाता था। ये किसी भी बच्चे या यहाँ तक कि किसी भी वयस्क के लिए पर्याप्त नहीं है। मुझे याद है कि मैं दुनिया से और खास तौर पर अपने दोस्तों से बहुत कटा हुआ महसूस कर रहा था। कम से कम मेरी जानकारी में तो कोई और भी इस तरह की स्थिति से नहीं गुजर रहा था। मुझे याद है कि मैंने अपने एक दोस्त के साथ एक अस्पष्ट बातचीत की थी। जब मैंने नींद न आने की अनुभूति को बयान करने की कोशिश की थी। मेरे शरीर को जिस काम के लिए डिजाइन किया गया था, उसे न कर पाने की अनुभूति इतनी अकल्पनीय रूप से निराशाजनक थी कि मुझे शब्दों को खोजने में परेशानी हो रही थी। मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती, उसने कहा था। लेकिन जब गर्मियां खत्म हुई, तो मेरी नींद वापस आ गई। मैं हैरान था, क्या वाकई एक नियमित दिनचर्या ही मुझे फिर से सोने के लिए काफी थी? बिल्कुल नहीं, लेकिन इससे निश्चित रूप से मदद मिली। अगली गर्मियों में यह मुझे फिर से लगा। बिना सोए घंटों बैठे रहना और इस तथ्य से विचलित न होना। जागने वाला अकेला व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है। मैंने गर्मियों के दौरान एक दिनचर्या बनाना शुरू कर दिया। मेरी माँ मुझे सुबह 8 बजे बिस्तर से खींचती और मुझे एक कप चाय थमाती। वह मुझे नींद में पजामा पहने हुए सुबह की सैर पर ले जाती और मैं सड़क पर लड़खड़ाता हुआ अपनी आंखों को धुंधला महसूस करता और चिड़चिड़ा और बेचैन महसूस करता। मैं सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति नहीं था। मुझे लगने लगा कि शायद मैं ही समस्या हूँ। मैं बहुत ज्यादा सो रहा था। मैं बहुत देर से सोने जा रहा था। मुझे सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति बनना होगा। इससे निश्चित रूप से सब ठीक हो जाएगा। मैंने बहुत लंबे समय तक ऐसा सोचा। मुझे समझ में नहीं आया कि चिंता नींद से कैसे जुड़ी हो सकती है। लेकिन मेरे लिए ये सच था। गर्मियों के दौरान सोचने के लिए ज्यादा समय होता था, जिसका मतलब था कि मुझे स्कूल की तुलना में ज्यादा चिंता होती थी। और यही बात बार बार होती थी। गर्मियों में मैं सो नहीं पाता था। स्कूल के साल के दौरान मैं ज्यादातर समय ठीक रहता था, जब तक कि मैं ठीक नहीं हो जाता।
15 साल की उम्र के आसपास स्कूल के दौरान मुझे नियमित रूप से अनिद्रा की समस्या होने लगी। कई हफ्तों तक मैं 3 to 5 घंटे सोता था या कभी कभी बिल्कुल भी नहीं सोता था। कम से कम ऐसा ही महसूस होता था। असल में मैं शायद 1 या 2 घंटे सोता था, लेकिन फिर कॉलेज था। प्रथम वर्ष वैसे भी कठिन था, लेकिन 2 रूममेट्स का होना जो हर दिन सुबह 7 बजे उठकर जीव विज्ञान की कक्षाओं में भाग लेते थे, मेरे लिए आदर्श नहीं था। तब मुझे अनिद्रा की सबसे खराब स्थिति का सामना करना पड़ा जो आज तक है। ये देर से पतझड़ तिमाही में शुरू हुआ और पूरे सर्दियों में जारी रहा। मैं सो नहीं पाता था। मैं रात में शायद 1 to 2 घंटे ही सो पाता था। मैं खुद को बहुत जल्दी बिस्तर पर जाने और रात भर नींद न आने के बाद भी सुबह जल्दी उठने के लिए मजबूर करके इसकी भरपाई करता था। इन हरकतों के कारण मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता था कि मेरे दोस्त देर रात तक मेरे साथ रहते हैं, लेकिन मेरे पास किसी भी तरह से लोगों से मिलने जुलने के लिए ऊर्जा नहीं थी। मुझे भ्रम होने लगा कि कोई चीज हिल रही है, जबकि वह हिल नहीं रही थी। लोग मुझसे बात करते और मैं उनके आर पार देखता रहता। मैं बहुत बीमार हो गया। मैं डॉक्टर के पास गया और उन्होंने मुझे बताया कि जब तक मैं सो नहीं जाता, मैं ठीक नहीं हो सकता। लेकिन मैं कहता था कि मैं सो नहीं सकता। मैं पूरी तरह से अकेला महसूस करता था और मैं अपनी सर्दियों की तिमाही की अधिकांश कक्षाओं में शामिल नहीं हो पाता था। मैं अपने छात्रावास के कमरे की अलमारी से सटे एक अस्थायी कुत्ते के बिस्तर वाले सोफे पर लेटा रहता था। लगातार टीवी देखता रहता था और मुझे बहुत तेज बुखार रहता था। मैं मनोचिकित्सक से मिलने के लिए प्रतीक्षा सूची में शामिल हो गया। यह 1 महीने का समय था। मैंने दिनों की गिनती की। जब कोविड हुआ तो मुझे घर जाना पड़ा और मुझे याद है कि पहली बार अपनी माँ को देखने पर मैं पूरी तरह से पागल हो गया और रोने लगा। यह एक कठिन समय था, लेकिन मैं अपने बिस्तर पर वापस आ गया और आखिरकार मेरी मनोचिकित्सक से मुलाकात हुई, जिन्होंने मुझे नींद के लिए लुनेस्टा निर्धारित किया। जबकि मुझे लगता है कि नींद की समस्याओं से निपटने के लिए अक्सर थेरेपी बेहतर तरीका होता है, और मैं चाहता हूं कि कोई मुझे ये पहले बताए। मैं ऐसी स्थिति में था जहां दवा आवश्यक थी। मैं धीरे धीरे बीमार होने से ठीक हो गया और मेरी नींद में सुधार होने लगा। कॉलेज के दूसरे साल में मैं कोविड हाउसिंग में रहता था, जिसका मतलब था कि मैं सिर्फ एक दूसरे व्यक्ति के साथ था और मेरा अपना कमरा था। धीरे धीरे होने वाला ये बदलाव मेरी नींद के लिए काफी बेहतर रहा। मैंने एक स्लीप थेरेपिस्ट से संपर्क किया जो स्वीकृति और प्रतिबद्धता थेरेपी में माहिर है, और इसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने अपनी नींद की आदतों के बारे में सीखना शुरू किया, न कि उन नींद की आदतों के बारे में जो मुझे लगता था कि मुझे अपनानी चाहिए। मैंने 3 महत्वपूर्ण बातें सीखीं। 1. मुझे खुद को बिस्तर पर जाने या जागने के लिए मजबूर करने की जरूरत नहीं है। मुझे बस अपने शरीर की आवाज सुनते हुए लगातार बने रहने की कोशिश करनी है, जब भी वह थकावट या सतर्कता के लक्षण दिखाता है। 2. चिंता मेरी नींद पर हावी हो रही थी और मैं इसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं अपनी नींद को नियंत्रित नहीं कर सका। मैं बस इतना ही स्वीकार कर सकता हूँ कि मेरा शरीर जानता है कि कैसे सोना है और अंततः सो जाएगा। 3. यदि मुझे एक रात सोने में परेशानी होती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे अगली रात भी सोने में परेशानी होगी। मैंने ये भी सीखा कि सोने के समय की दिनचर्या बनाने से चिंता कम हो सकती है और नींद भी आ सकती है। समय के साथ मेरा शरीर सोने के समय की दिनचर्या को नींद से जोड़ने लगा और मुझे उम्मीद होने लगी कि नींद एक निश्चित समय पर आएगी। मैंने सीखा कि मुझे नियमित दिनचर्या की जरूरत है, लेकिन मुझे नींद के साथ अपने रिश्ते में
कम अपेक्षा और अधिक स्वीकृति की भी जरूरत है। मैंने एक नींद लॉग रखा और हर रात अपनी नींद को ट्रैक किया। मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपने सोने के माहौल को लेकर बहुत चिंता थी। सही तकिया, सही पजामा, सही कंबल। मैंने खुद को ये दिखाने के लिए माहौल बदलने का प्रयोग किया कि मैं बिना किसी सही परिस्थिति के भी सो सकता हूँ। अच्छी नींद पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। यह आपके शरीर के साथ एक रिश्ते में होने के बारे में है, जहां आप समझते हैं कि कुछ रातों में आपके शरीर को सोने में अधिक कठिनाई हो सकती है और उसे अधिक सहायता की आवश्यकता हो सकती है। त्वरित समाधान तकनीकों के साथ सोने के लिए मजबूर करना बहुत अधिक निराशा और यहाँ तक कि अधिक नींद रहित रातों का कारण बन सकता है। इस साल मैंने हेल्थ एंड वेलनेस में स्लीप इंटर्न के रूप में शुरुआत की और तब से मैं छात्रों तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। एक छात्र के रूप में दिन के दौरान एक ज़ोंबी की तरह रहना और रात में पूरी तरह से जागते रहना बहुत आसान है। ये सामाजिकता को कठिन बनाता है, यह आपके खुद के साथ संबंध को कठिन बनाता है, ये स्कूल का काम करना कठिन बनाता है और यह किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर अविश्वसनीय तनाव हो सकता है। लेकिन अब मुझे पता है कि जब मैं संघर्ष कर रहा हूं तो क्या कदम उठाने हैं। मुझे अभी भी कुछ रातों में चिंता होती है, लेकिन अधिकांश समय मैं सो जाता हूं।